बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फ्रेज के बारे में डिस्कस किया था और उसमें हमने नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज इस बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की थी। आज जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट फ्रेजेस और इसकी काइंड्स। तो हमारे पास सबसे पहले प्रेपोजिशनल फ्रेज। नंबर 4, क्योंकि 3 आप पहले कर चुके हैं, आज आपके पास है प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज में पहली बात क्या है कि प्रेपोजिशन एंड इट्स ऑब्जेक्ट। ये आप लोगों को मालूम होगा कि जब भी हम कोई प्रेपोजिशन यूज करते हैं तो इसमें एक प्रेपोजिशन और उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन या कोई भी ऐसी चीज जो उसका ऑब्जेक्ट बनकर आता है। ठीक हो गया। दूसरी चीज ये है कि प्रेपोजिशन आप कहते हैं किसको है? प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द लिंक बिटवीन द वर्ब एंड अ नाउन। किसी सब्जेक्ट का या किसी वर्ब का किसी नाउन के साथ उसकी डायरेक्शन या उसका लिंक शो करना। ठीक हो गया। इस चीज को आप कहते हैं प्रेपोजिशन। अब हम यहां पर एक सेंटेंस लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, वी विल बी बैक इन अ फ्यू डेज। वी will be back in a few days. इस सेंटेंस में अगर देखा जाए तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। यहां पर देखें कि वी विल बी बैक इन अ फ्यू डेज। तो इसमें वी विल बी बैक, इस एक्शन को डायरेक्ट किया जा रहा है या उसका लिंक बताया जा रहा है या उसकी सिचुएशन बताई जा रही है। वो क्या होगा? इन अ फ्यू डेज। अब इसमें अगर आप देखें तो वर्ड इन जो है वो इसको प्रेपोजिशन कहा जाएगा। सॉरी फॉर द नॉइस। अच्छा, यहां पर क्या है कि इन अ फ्यू डेज, जब हम इसको देखते हैं तो यहां पर वर्ड इन जो है दिस इज द प्रेपोजिशन। वर्ड इन जो है ये आपके पास प्रेपोजिशन है। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? यहां पर अ फ्यू डेज, दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रेपोजिशन। ठीक हो गया। तो हम प्रेपोजिशनल फ्रेज किसको कहेंगे? प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। अगर किसी सेंटेंस में प्रेपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन कर दिया जाए तो आप इसको कहेंगे कि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। दे आर ड्राइविंग फ्रॉम Islamabad. They are driving from Islamabad. So preposition and its object. This shows the direction. Preposition and its object. This is prepositional phrase. उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है वो क्या है। प्रेपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट ये मिलके आपको एक प्रेपोजिशनल फ्रेज बताते हैं। प्रेपोजिशन क्या चीज होती है, हम इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। प्रेपोजिशन क्या चीज है? प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द लिंक बिटवीन दीज टू। ठीक हो गया। इसका या इसका लिंक शो करेंगे, उसका राब्ता शो करेंगे किसके साथ? एक किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ। दूसरा ये है कि मोस्टली दिस इज अ कॉमन definition of preposition, that preposition shows the direction. Preposition shows the direction. For example, preposition आप किसको कहते हैं ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। Something is on the table. Suppose this is the table. On the table. Something is under the table, beneath the table. This is beside the table.
ये एक दीवार है, इसके पीछे अगर कोई चीज है तो दिस इज बिहाइंड इट, समथिंग जंप्स ओवर। ठीक हो गया? कोई पानी है, कोई चीज है, समथिंग जंप इनटू द वाटर। तो ये जो डायरेक्शंस हैं डिफरेंट एक्शन की, वो प्रेपोजिशंस कहलाती हैं। ठीक हो गया? फिर उसके अलावा प्रेपोजिशन और उसके साथ का जो ऑब्जेक्ट होगा वो मिलके क्या बना देगा? प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो अगर किसी सेंटेंस में आपके पास प्रेपोजिशनल फ्रेज यूज हो तो वो क्या होगा? प्रेपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट। यहीं पर आपको मैं एक और चीज बता दूं कि जब डायरेक्शन की बात की जाती है तो मोस्टली इट आंसर्स टू द क्वेश्चन वेयर एंड व्हेन। ठीक हो गया? अगर वेयर और व्हेन का आंसर देते हैं, मोस्टली प्रीपोजिशन फ्रेजेस आर कंसीडर्ड एज द एडवर्ब फ्रेजेस। ठीक है? ज्यादातर क्या होगा कि ये एडवर्ब फ्रेजेस होंगे। उसके बाद अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपके पास है पार्टिसिपल फ्रेज। नेक्स्ट आपके पास होगी पार्टिसिपल फ्रेज। नंबर 5, पार्टिसिपल फ्रेज। अब फ्रेज तो आप लोगों को पता है, लेकिन यहां पार्टिसिपल की बात कर लेते हैं कि पार्टिसिपल आप किस चीज को कहेंगे? पार्टिसिपल इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट एक्ट्स एज एडजेक्टिव। पार्टिसिपल इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट एक्ट्स एज एडजेक्टिव। इसी को डिफाइन करते हैं, अ फॉर्म ऑफ वर्ब that acts as adjective। दूसरे नंबर पे यहां ये जो फॉर्म है, इससे क्या मुराद है? इससे दो फॉर्म्स हैं। नंबर 1, द आईएनजी फॉर्म, जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म कहलाती है आपकी, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। उसके बाद आपके पास है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये दो फॉर्म्स ऑफ वर्ब अगर आपके पास एडजेक्टिव के तौर पे एक्ट करें तो फिर आप इसको क्या कहेंगे कि ये पार्टिसिपल। ठीक हो गया? इस अगर अब आपके पास पार्टिसिपल और उसके साथ एक ऑब्जेक्ट आ जाए तो पार्टिसिपल फ्रेज क्या कहलाएगी? A participle plus its object। अगर इसको ऑब्जेक्ट का नाम नहीं देते आप तो कोई भी इस फ्रेज का पार्ट, डिस्क्राइबिंग पार्ट इसको आप, ठीक है, इसको मुख्तलिफ नामों से लोग जानते हैं, तो आप इसमें से कुछ भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक हो गया? उम्मीद है ये आपने लिख लिया होगा। तो अब हम इसको आगे ले चलते हैं थोड़ा सा। मैं एग्जांपल दे देता हूं। एग्जांपल आपके पास है, sitting in the office, sitting in the office, he got cold। अब ये जो वर्ड सिटिंग इन द ऑफिस है, सिटिंग, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ whom? ही। ठीक हो गया? इस प्रोनाउन की कैरेक्टरिस्टिक थी सिटिंग, इन विच सिचुएशन? व्हाइल ही वाज सिटिंग इन द ऑफिस। ठीक हो गया? तो सिटिंग यहां पर आईएनजी फॉर्म एज एडजेक्टिव क्वालिफाई किसको करता है? ही को। नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब दैट is acting like adjective,
so this become participle. अब ये तो हो गया पार्टिसिपल। उसके बाद इन द ऑफिस, ये हिस्सा इसी को डिस्क्राइब कर रहा है, इसी को आगे बात कर रहा है, तो इस हिस्से को प्लस द रेस्ट ऑफ द पार्ट, दैट बिकम्स प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। ठीक हो गया? तो ये आपके पास बन जाएगा पार्टिसिपल फ्रेज। अब हम बात करते हैं एक और सेंटेंस की। फॉर एग्जाम्पल, he found him lost in thoughts. He found him lost in thoughts. He found him lost in thoughts. These words qualify what? Him. प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, और अगर प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं तो ये एडजेक्टिव हो गए। लेकिन यहां पर अगर आप वर्ड देखें, हेड वर्ड इसका क्या है? लॉस्ट, दैट इज लूज, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ लूज। तो यहां पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज एक्टिंग लाइक एन एडजेक्टिव ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, दैट बिकम्स अ पार्टिसिपल। और ये हिस्सा इसके साथ मिलके क्या बना देगा? फ्रेज। ठीक हो गया? एक दफा फिर से सुन लें, ये सारी बातें मैं रिपीट कर देता हूं कि पार्टिसिपल है क्या। पार्टिसिपल इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दैट एक्ट्स एज एडजेक्टिव। ठीक हो गया? तो ये चीज आपने याद रखनी है कि पार्टिसिपल असल में है क्या? इट इज अ वर्बियल एडजेक्टिव। कोई भी ऐसा वर्ब, कोई भी आईएनजी फॉर्म या फिर कोई भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अगर एडजेक्टिव के तौर पे एक्ट करती है तो उसको आप कहेंगे कि ये पार्टिसिपल है। तो पार्टिसिपल एज अ हेड वर्ड एंड रेस्ट ऑफ द वर्ड्स which are describing this participle, that makes it a participle phrase. Sitting in the office, he got cold. Sitting in the office, these words qualify this pronoun. That's why this part of sentence becomes the participle. As we can see that ing form of verb is acting like an adjective. तो ये हिस्सा पूरा बन जाएगा participle phrase। दूसरे नंबर पे he found him lost in thoughts. Lost in thoughts qualify this word him. तो यहां पर ये adjective बन जाएगा। So this part of sentence will become participle phrase. Now let's talk about the next phrase, that is gerund phrase. जेरेंट फ्रेज क्या चीज होगी? नंबर 6 है आपके पास जेरेंट फ्रेज। तो सबसे पहले ये पता करना कि जेरेंट है क्या। जेरेंट इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब दैट एक्ट्स एज अ नाउन। जेरेंट इज the ing form of verb that acts as noun. Now see, a verb that acts as noun in a sentence is called gerund. ठीक हो गया? अब फ्रेज क्या बनेगी? जेरेंट प्लस एडजेक्टिव, एडवर्ब या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसको बना देगा जेरेंट फ्रेज।
जेरेंड आईएनजी फॉर्म, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, याद दहानी के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वर्ब से मुराद है आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। इसको वर्बियल नाउन भी कहा जाता है। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब that acts as a noun in a sentence is called gerund, and the word gerund, कोई भी वर्ड gerund का यूज हो, gerund के साथ एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, जैसे मैं इसको कहता हूँ कि बाकी कोई भी पार्ट इसका है, तो that make it gerund phrase। अब हम इसको ढूंढ लेते हैं कि gerund phrase कैसे बनेगी। Reading all the time made him master. Reading all the time made him master. Now, let's take a look on this sentence. Reading all the time made him master. What made him master? Reading. और आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर्स में जहां पर नाउन को फाइंड आउट करने की मैंने बात की थी, नाउन क्लॉजेस की बात की थी, या जैसे नाउन फ्रेज की बात की थी, तो व्हाट मेड हिम मास्टर? रीडिंग। तो यहां पर व्हाट के आंसर में आने की वजह से ये क्या कहलाएगा? नाउन। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहां पर ये क्या यूज हुआ है? आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक हो गया? ये जो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है, ये इसको बना देती है, इस नाउन को, जेड। क्योंकि अभी हमने एक्सप्लेन किया कि वर्ब दैट एक्ट्स एज अ नाउन, रीडिंग क्या है? आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, रीड की, तो एज अ नाउन यूज हुआ, इस तरह से आप इसको जेरेंट कहेंगे। ठीक हो गया? दिस इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस डिस्क्राइबिंग दिस रीडिंग। तो ये जेरेंट और ये इसका बाकी हिस्सा, ये सारा का सारा आपस में मिलकर क्या बन जाएगा? जेरेंट फ्रेज। उम्मीद है इस बात की समझ में आ गई होगी कि जेरेंट असल में है क्या। जेरेंट जो है वो एक आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है दैट एक्ट्स एज अ नाउन। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब दैट एक्ट्स एज अ नाउन इज कॉल्ड जेरेंट। A gerund answers to the question like a noun, what, who, and whom. A gerund in a sentence can be observed as the subject, object, and complement. जिस जिस जगह पर नाउन फाइंड आउट किया जा सकता है, उसी जगह पर आपको जेरेंड नजर आए। जेरेंड में और नाउन फ्रेज में, यानी कि जेरेंड फ्रेज में और नाउन फ्रेज में फर्क क्या होगा? बोथ आंसर्स द सेम। ठीक हो गया? सेम चीज को आंसर करेंगे, सेम जगह पर होंगे, सब कुछ सेम होगा, एक्सेप्ट वन थिंग दैट नाउन इज अ वर्ड, नॉट अ वर्ब। ऑन द अदर हैंड, जेरेंड इज अ वर्बियल नाउन, वर्ब। ठीक हो गया? ing form of verb when acts as a noun that becomes the gerund. दूसरे सूरत में कुछ बच्चों को हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो, तो यहां मैं एक बात देख लूं। अगर किसी जगह पे लिखा है कि जी किंग ऑफ एनी कंट्री, तो ये जो वर्ड किंग है, इसको मत कह देना कि जी ये जेरेंड है, ये नाउन है। जेरेंड क्यों नहीं है? बिकॉज जेरेंड इज अ वर्ब, ing फॉर्म ऑफ वर्ब। दिस इज नॉट ing फॉर्म ऑफ वर्ब। ये खुद एक नाउन है, ये नाउन के तौर पे एक्ट नहीं कर रहा। ठीक हो क्या? तो ये डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है कि किस तरीके से इसमें डिफरेंस आएगा। जी, तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये तीन बातों की आपको समझ में आ गई होगी। प्रीपोजिशनल फ्रेज, उसके बाद पार्टिसिपल फ्रेज और उसके बाद जेरेंड फ्रेज। इन दोनों में डिफरेंस जो है वो लाजमी तौर पे याद रखें कि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब समटाइम्स कंफ्यूजेस। ठीक हो गया? Gerund and participle both have ing form, but a participle acts as an adjective. On the other hand, the gerund acts like a noun. ठीक हो गया? तो इस चीज को आपने लाजमी तौर पे याद रखना है।
इन्हीं दोनों के दरमियान अक्सर जो है वो आपको इशू आ सकता है कि ये कंफ्यूज कर सकता है। और हाँ, एक और चीज, अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो ये माइंड में बिठा लेते हैं कि ये एक वर्ड से, किसी भी नाउन से या प्रोनाउन से, ये पहले आएगा बाद में आएगा। नो, इस चीज को मत कंसीडर करें, ताकि बाकी कंफ्यूजन से आप बच सकें। जैसे कि पार्टिसिपल है वो पहले भी आ सकता है, नाउन के बाद भी आ सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फ्रेज की। नेक्स्ट फ्रेज आपके पास वो है जी वर्ब फ्रेज। अब हम बात करते हैं जी वर्ब फ्रेज की, कि वर्ब फ्रेज क्या चीज होगी। वर्ब फ्रेज जो है वो कॉम्बिनेशन होता है जी मेन वर्ब का, ठीक हो गया, और इसकी ऑक्सिलरी का। तो क्या बनेगा, नंबर 7 है आपके पास वर्ब फ्रेज। एक सेंटेंस है, दे हैव बीन applying for days। अब इस सेंटेंस में अगर हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएं तो we find out that have been is auxiliary verb, that is also called helping verb। ठीक हो गया। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब ये किस लिए यूज होते हैं, मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए, टू आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ अ सेंटेंस। ठीक हो गया। अब दूसरी तरफ क्या है, यू हैव द मेन वर्ब, व्हाट आर दे डूइंग, दे आर अप्लाइंग। ठीक हो गया। अप्लाइंग जो है वो इसमें मेन वर्ब है। तो वर्ब फ्रेज क्या होगी, उसकी डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे। अ वर्ब फ्रेज that is combination of main verb and its helping verb। is called verb phrase। ठीक हो गया। तो अब यहां पर ये आपको क्लियर हो जाएगा कि they have been applying for days। We have said that a phrase that is the combination of what, the main verb and the helping verb, main verb and the helping verb, they both make it a verb phrase। ये हिस्सा आपको वर्ब फ्रेज शो करेगा। ठीक हो गया। मेरे ख्याल से ये कोई ज्यादा इतनी मुश्किल नहीं है, सिंपल सी बात है कि आपके पास दे हैव अप्लाइड फॉर, तो हैव अप्लाइड इकट्ठा मिलके क्या बन जाएगा, वर्ब फ्रेज बन जाएगी। तो आपने ये सिंपली याद रखना है कि अगर आपके पास वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये दो चीजें हो तो फिर आप बना सकते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जी इस जगह पर आपके पास मॉडल वर्ब हो सकते हैं, जैसे कि दे शुड अप्लाई फॉर डेज or for any job, they should apply, the word should and apply, they both will become verb phrase। अब आपके पास लास्ट है और वो है जी infinitive phrase। लास्ट है आपके पास infinitive phrase नंबर 8, that is infinitive phrase। Now consider this sentence, we are trying to make the boy laugh, we are trying to make the boy laugh।
नाउ फाइंड आउट द इन्फिनिटिव. इन्फिनिटिव क्या होता है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. इन्फिनिटिव क्या होता है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. There is no limit. That's why we call it infinitive. This word or this verb does not identify the certain or specific time. To make how many times, when, or where, nothing is described in this word. To make. इस तरह से आप इसको इंफिनिटिव कहते हैं. इंफिनिटी है जितनी मर्जी मर्तबा हो या जो कुछ भी हो. तो टू मेक ये तो हो गया इंफिनिटिव. द बॉय ये इसका ऑब्जेक्ट. ठीक हो गया. इंफिनिटिव क्या होगा? तो इंफिनिटिव फ्रेज को अगर हम डिस्क्राइब करें तो हम कहेंगे अ फ्रेज that has infinitive and its object is called infinitive phrase. ठीक हो गया. तो मैंने ये कहा कि इंफिनिटिव फ्रेज क्या चीज होगी? इंफिनिटिव फ्रेज जो है वो एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जिसमें इंफिनिटिव होगा और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट होगा. ये दोनों चीजें मिलके इंफिनिटिव फ्रेज बनाती हैं. तो इस सेंटेंस में अगर आप गौर से देखें तो वी आर ट्राइंग टू मेक द बॉय लव. तो यहाँ पर टू मेक द बॉय इसको अगर अंडरलाइन करें तो इंफिनिटिव और उसका ऑब्जेक्ट दे बोथ मेक इट इंफिनिटिव फ्रेज. जी तो बच्चों उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी. अभी तक के लिए ये इतना ही है. इसको मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इंफिनिटिव फ्रेज क्या होगी और जेरेंट फ्रेज क्या थी, पार्टिसिपल फ्रेज क्या थी या वर्ब फ्रेज क्या थी. prepositional phrase. Prepositional phrase, preposition and its object. Preposition has a head word and its object becomes prepositional phrase. Participle phrase. ing form of verb, third form of verb as adjective are participles and their objects. Participle phrase. ing form of verb as a noun becomes gerund. Gerund and its adjective या adverb या कोई भी उसका पार्ट बाकी जो है वो मिलके जेरेंट फ्रेज बना देगा. उसके बाद आपके पास वर्ब्स में आ जाते हैं. तो हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब और मेन वर्ब या मेन वर्ब और उसको सपोर्ट करने वाला पहला जो भी वर्ब होगा दैट मेक्स इट अ वर्ब फ्रेज. एंड इन द लास्ट वी स्टडीड इंफिनिटिव फ्रेज. इंफिनिटिव इज इंफिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट. एंड व्हाट इज इंफिनिटिव? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड इंफिनिटिव. ठीक हो गया. तो बच्चों इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे और वो होगा आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर. मीनिंग के एतबार से नहीं, स्ट्रक्चर के एतबार से हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की, जिसमें आपके पास सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होंगे. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो दे कैन कमेंट and I will reply inshallah in a short time. Allah Hafiz, inshallah फिर मुलाकात.